हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, मैं आपका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो देखिए, आज हम जो 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी यूपी बोर्ड आपको पढ़ा रहे हैं भैया, उसमें चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। तो उसके अंतर्गत हम कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पढ़ा रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है। यहाँ से भी देखा जाए, आज हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको लास्ट लेक्चर बताने वाले हैं। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो फिल्म आज समाप्त होने वाली है। तो आज जितने भी इसमें माफिया होंगे सबका आज अंत होगा। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि शुरुआती लेक्चर और आखिरी लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते ही हो। तो आपको यहाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। आज हम पहले बताएंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग, जैसे फार्मिक अम्ल का उपयोग बताया जाएगा, एसिटिक अम्ल का उपयोग बताएंगे आपको हम, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग बताएंगे, और आपके यहाँ सिट्रिक एसिड है उसका उपयोग बताएंगे, बेंजोइक एसिड है उसका उपयोग बताएंगे। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उन सबका हम आज आपको यूज़ बताएंगे इन आवर डेली लाइफ में, कि हमारे लाइफ में उनका क्या उपयोग है। और फिर दूसरी चीज़ क्या हुआ करता है कि हम आज आपको वही निचोड़ देने वाले हैं, किसका जानते हो, पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी का पूरा एकदम निचोड़ आपको बताएंगे कि कैसे पूरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम एक पेज में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वो आप भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग बहुत बढ़िया हैं जो आप कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो आज का ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़िया सा नोट्स, पेन, ये सब चीज़ें लेकर के बैठे और एक बढ़िया सा हेडिंग लगाए, कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्लों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हुआ करता है, उपयोग होता है। उसमें हम सबसे पहले एक एक की हम बात किया करते हैं। पहला है आपका क्या, फॉर्मिक एसिड। चलते चलिएगा भाई। फार्मिक एसिड सबसे पहले मैंने बताया था कि यह जो होता है, एक लाल चींटी जो होती है उसका नाम होता है फार्मिका। उसी लाल चींटी के आसवन से इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जो आपके चींटी होती है या जिसको बर्र कहते हो, इन सब के जो डंक होता है, निडल्स होती है, उसमें जो एक उत्तेजक पदार्थ निकलता है वो फार्मिक एसिड ही होता है। ये आप जान लीजिएगा, जिसके कारण आपको जलन महसूस होती है। तो ये चीज़ तो आप जानते हो अच्छी तरीके से, मैंने इसके बारे में बताया भी, एक फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है। अब उसके बाद इसका उपयोग अगर बात किया जाए तो इसका उपयोग सबसे पहले जो किया जाता है, जान लीजिएगा, रंगाई करने में। जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग रंगाई में किया जाता है। रबर उद्योग में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चमड़े के उद्योग में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला इसका जो यूज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपका क्या हुआ करता है, इसका उपयोग हुआ करता है वस्त्र उद्योग में। फिर उसके बाद कहां उपयोग किया जाता है इसको, चमड़े के उद्योग में। पहला चीज ध्यान दीजिए, जो पेंट करने में वहां पे इसका कलर किया जाता है। चमड़े के उद्योग में रंगाई के रूप में, किसके रूप में, रंगाई, कलर करने में। यूजेस भी आप लोग जानते रहिए, कोई भी टॉपिक कोई किसी में कम नहीं होता है। दूसरा इसका हम उपयोग बता रहे हैं राजू, रक्त को अस्कंदन करने में, या रक्त का अस्कंदन में। अब आपको सॉरी, रक्त नहीं, रबर क्या होनी चाहिए, रबर के अस्कंदन में, रबर के अस्कंदन में। अब चलिए, रबर का स्कंदन क्या है। रबर का स्कंदन का मतलब ये होता है, आप जानते भी, रबर आगे पढ़ाएंगे भी बहुलक वाले चैप्टर में। जब रबर को पेड़ से निकाला जाता है तो एक गाढ़े लैक्टिक्स, दूध जैसे पदार्थ के रूप में वो बाहर हुआ करता है। तो उसको जब रखा जाता है तो वो कोआगुलेट होता है, थक्का बनता है। तो उस थक्का बनाते समय रबर को क्या किया जाता है, फॉर्मिक एसिड का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसका उपयोग आपको बता रहे हैं। तीसरा जो फार्मिक एसिड का उपयोग होता है भैया, वो क्या हुआ करता है, फार्मिक एसिड का तीसरा उपयोग हुआ करता है जो विभिन्न प्रकार के सुगंधित या इत्र हुआ करते हैं, जिसको परफ्यूम कहा करते हो, सेंट कहा करते हो, आप लोग जान लीजिए। इत्र
ये सब जो हुआ करते हैं इन सबको भी बनाने में भी क्या किया जाता है, फार्मिक एसिड सुगंधित सेंटेड, सुगंधित पदार्थ तथा इत्र के निर्माण में, तथा किसके, इत्र के निर्माण में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये चीज आप लोग समझ लीजिए। तो यहां से अब हमने क्या किया, फार्मिक एसिड के बारे में आपको इसका उपयोग बता दिया। ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको हम बेस्ट करने का प्रयास करें, और हम हमेशा बेस्ट करना ही चाहते हैं। दूसरा भैया अब एसिड इसी तर्ज पे आता है। दूसरा एसिड है आपका एसिटिक एसिड। अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हो, यह लाल चींटी, कौन सी चींटी, लाल चींटी, बोले तो फार्मिका से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक एसिड। अब एसिटिक अम्ल की हम बात करें, एसिटिक अम्ल का सब लोग कॉमन नेम जानते हो, कहते हैं इसको सिरके का अम्ल। क्या कहा करते हैं इसको, सिरके का अम्ल। तो जो एसिटिक अम्ल हुआ करता है उसमें सिरके में जो होता है वो 4 से 6% आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो हुआ करता है ये किसके रूप में, आपके सिरके में क्या हुआ करता है, 4 से 6% ये पाया जाता है। और सिरका का उपयोग सब लोग जानते हो, सिरका बनाने में, अचार जो हुआ करता है उस उद्योग में भी, या अचार के बनाने में भी इस एसिटिक एसिड का, जब अभी देखिए कभी अचार जब बनता है जान लीजिएगा, तो जब वो सड़ना शुरू हुआ करता है तो वो भी एक बार क्या होता है, खट्टा होता है। तो वहां पे भी आपको एसिटिक एसिड को देखने को मिल जाता है। और दूसरा चीज, एसिटिक एसिड का उपयोग जो होता है आप जानते ही हो, एल्कोहल को, एस्टर को, एल्डिहाइड को, इन सब कंपाउंड को बनाने में भी किया जा सकता है। बहुत अच्छा है प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में। और एक इसका और उपयोग अगर हम बता दें तो एसिटिक एसिड जो होता है एक सॉल्वेंट के रूप में भी यूज लाया जाता है। किसके रूप में, विलायक के रूप में। तो मैंने किसका बता दिया, एसिटिक एसिड का उपयोग बता दिया। ऐसे एक एक लिखते चलोगे तो आपको विधिवत तरीके से क्या होगा, पूरा टॉपिक एग्जैक्ट क्लियर होता चलेगा। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे आगे लिख दीजिएगा। यह थोड़ा अकरेंस भी बताते चलेंगे तो आपके लिए 2-2 है, एक के साथ 2। यह सिरके में 4 से 6% उपस्थित होता है। ये पहला हो गया, इसका यूज नहीं है, ये इसकी अकरेंस है, उपस्थिति है, कहां पाया जाता है। तो पहला इसका उपयोग बता दे रहे हैं, यह सिरका एवं कहां पे, अचार, पिकल जिसको बोलते हो, अचार के निर्माण। और दूसरा होता है 20 का उपयोग, वो क्या हुआ करता है, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। और तीसरा तो सबको मैंने बता दिया, प्रयोगशाला में किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। ये यूज जो होता है ये जनरली हर कंपाउंड के साथ होता है, कोई ना कोई कंपाउंड हर जगह पे प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रीजेंट के रूप में, ये चीज है। तो ये आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। अब तीसरे एसिड की हम बात करते हैं, वो हमारा है, इसको थोड़ा आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा, नहीं तो आप लोग साइड में नहीं करके जैसे भी बना रहा हूं, आपको एक नोट्स विधिवत बनाना है, कंप्लीट करना है। और मैं बताता हूं बार बार सभी बच्चों की, आप लेक्चर पूरा एक बार बढ़िया देख करके उसके बाद बढ़िया से नोट्स बनाइए। चलिए भैया क्या करें, अब आप लोग बेंजोइक एसिड पढ़ें। क्या पढ़ें आप लोग, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला जानते हो सब लोग, अगर फार्मूला नहीं जानते हो तो बताइए हो, CH3COOH, इसका होता है HCOOH, ये भी लो, इसका होता है C6H5COOH। बेंजोइक एसिड से एक बार बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया था। बेंजोइक एसिड को कहते हैं कड़वे बादाम का तेल। क्या कहा करते हैं इसको,
कड़वे बादाम का तेल कहा किया करते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कहेगा कोई कि निम्न में कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं, निम्न में सिरके का अम्ल किसे कहते हैं, निम्न में लाल चींटी का अम्ल किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन तो कहीं से भी हो सकता है, जानकारी आपको करना है, जान लीजिएगा। तो बेंजोइक एसिड के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें तो ऐसे थोड़ा सा लिखेंगे इसे, क्योंकि वैसे लगता ही है कड़वे बादाम के तेल जैसे, कड़वे बादाम का तेल अंडरलाइन करके इसे कड़वे बादाम का तेल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको आप लोग लिख करके कमेंट कीजिएगा। इंग्लिश में कड़वे बादाम का तेल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये चीज ध्यान दीजिए, कमेंट कीजिएगा बढ़िया सा, कड़वे बादाम के तेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो कड़वे बादाम का तेल, और जो लिखेंगे उसको लिख भी लीजिएगा, कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। पहली चीज तो हो गया बेंजोइक एसिड, अकरेंस बता दिया कि इसे क्या कहा किया करते हैं, कड़वे बादाम का क्या कहते हैं भैया, तेल कहा किया करते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या हुआ करती है कि बेंजोइक एसिड की जब हम एस्टरीफिकेशन कर देते हैं तो जैसे सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है, या सोडियम जो भी आपके साल्ट प्राप्त होते हैं बेंजोइक एसिड के, तो बेंजोइक एसिड का सबसे बढ़िया उपयोग सुगंधित एस्टर बनाने में किया जाता है। भाई एसिड है, अल्कोहल से क्रिया करा दीजिएगा, एस्टर बन जाएगा। बताया था ना एथिल बेंजोएट बनाए थे ना आप लोग एस्टरीफिकेशन में, तो एथिल बेंजोएट जो हुआ करता है एक सुगंधित एस्टर होता है। तो ये सब परफ्यूम्स ज़्यादा बनाने में ये सब क्या हुआ करते हैं, उपयोग होते हैं। जैसे अभी आपको मैंने कह दिया, नीचे जगह नहीं है, चलिए लिख देंगे। जैसे अभी आपको मैंने कहा, इतना तो समझ में आ गया सबको भाई ना, पहला इतना बताया, दूसरा है सिरके का। अब यहाँ पे एक जो लिख लेंगे ऊपर लिखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, लिख दे रहा हूँ, यहीं पे भी थोड़ा सा स्पेस है। तो इसमें सबसे पहले होता है इसके द्वारा, किसके द्वारा, इसके द्वारा, बेंजोइक एसिड के द्वारा, इसके द्वारा सुगंधित परफ्यूमेट, सुगंधित एस्ट्रो का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा सुगंधित एस्ट्रो का निर्माण किया जाता है। और दूसरा बी क्या है, अब बी तो ऊपर लिखना नहीं पड़ेगा, आना ही पड़ा ना भाई डट डट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जब हम आते हैं राजू, तो ऊपर आएंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से। ऊपर जब आएंगे जिसका दूसरा जो बी उपयोग होता है, जैसे आपने इसकी सोडियम से अपक्रिया कराया था तो यहाँ पे बना था सोडियम बेंजोएट, ये क्या बना था, सोडियम बेंजोएट। और एस्टर में क्या बनता था, यही बना था C+O और यहाँ पे C2H5 एथिल बेंजोएट। तो ये इसके द्वारा क्या बनाया जा सकता था, सुगंधित एस्टर का निर्माण किया जा सकता था। और दूसरा सोडियम बेंजोएट जो बना है, इस सोडियम बेंजोएट का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है आपके फूड प्रिजर्वेशन में। आप लोग जब देखते होंगे कभी कभी, जैसे आपके घर में कोई कार्यक्रम हुआ करता है तो उस कार्यक्रम में जब खाने को बनाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो जो उसका मैकेनिक होता है, जो भोजन बनाने वाला होता है, इसको हलवाई कहा करते हो आप लोग, तो वो जब लाते हैं तो उसमें देखिए विभिन्न प्रकार के वो मसाले को मिलाता है, जिसके कारण क्या हुआ करता है, उसकी जो प्रिजर्वेशन होती है, टेस्ट होता है, अलग चीज़ होती है, वो सब अलग अलग होती है। तो वैसे ही क्या किया जाता है, जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हो तो कई दिनों का रहता है, पॉलीथीन में पैक होकर क्या रहा, तो उसको प्रिजर्व किया जाता है, नहीं तो 1-2 दिन बाद वो क्या हो जाए, उससे आपकी खाने योग्य न रह जाए। तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं खाद्य परिरक्षक। केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ में ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट वहाँ बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है, इस चीज़ को बताना है कि खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, खाद्य मधुरक क्या होते हैं, कुछ जिसका उपयोग स्वीटनेस बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा मिठास उत्पन्न करने के लिए। तो हम ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षक, इसके रूप में भैया खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है।
पहला एसिड फॉर्मिक एसिड, दूसरा एसिड कौन सा था आपका एसिटिक एसिड, और तीसरा कौन सा था बेंजोइक एसिड। अब लेकिन हम कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा बता रहे हैं, उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड का जो होता है, ऑक्जेलिक एसिड एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड आपका क्या हुआ करता है, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होता है आपको मालूम होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला यहां पे चौथा नंबर, ऑक्जेलिक एसिड, इसका फार्मूला होता है COOH इंटू 2H2, यही है ऑक्जेलिक एसिड। यह जो हुआ करता है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में, यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों या फलों में भी कह सकते हो, इसे टमाटर में खास तौर से ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। तो यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में सोडियम या पोटेशियम चौक, पोटेशियम सॉल्ट के रूप में पाया जाता है। पोटेशियम सॉल्ट के रूप में पाया जाता है। इसका सबसे पहला उपयोग याद करो, जब मैंने फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि बताया था ना, फार्मिक अम्ल की जो प्रयोगशाला विधि थी उसमें मैंने बताया ग्लिसरॉल की अपक्रिया अगर ऑक्जेलिक अम्ल से करिए तो पहले आपको सोडियम मोनो या फॉर्मेट ग्लिसरेट प्राप्त होता था, फिर ऑक्जेलेट प्राप्त होता था, फिर हाइड्रोलिसिस करते थे, तब फार्मिक एसिड। तो सबसे पहला इसका उपयोग यही होता है फार्मिक अम्ल को बनाने में। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला इसका उपयोग हुआ करता है, पहला उपयोग होता है आपका क्या, फार्मिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, फार्मिक अम्ल को बनाने में ऑक्जेलिक अम्ल का। दूसरा एक होता है फेरस ऑक्जेलेट, क्या होता है आपका फेरस ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड से बना ऑक्जेलेट का उपयोग जो हुआ करता है भैया फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, फोटोग्राफी में। आप लोगों देखे होंगे फोटोग्राफी में भी। तो ये इसका दो उपयोग बता दिया, लेकिन इसका जो सबसे मेन उपयोग था यही था। क्या है ये आपका, क्या है ये, फॉर्मिक एसिड को लैबोरेटरी में बनाने में। अगला अगर हम एसिड की बात करें और आपके पास एसिड है, जैसे सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, नींबू, संतरा, जो आपके खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड के बाद एक होता है लैक्टिक एसिड, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और जब कभी कभी आप दौड़ना शुरू करते हो तो आपके शरीर में जो पायरुविक अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और जिसके कारण मांसपेशियों में थकान उत्पन्न हो जाता है। अभी जब आप दौड़ना शुरू कीजिए तो होता क्या है कि जो कोशिकाएं होती हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के कारण ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलती है। लेकिन जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो उतनी अधिक ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, जिसके कारण ग्लूकोज जो होता है वो पूर्ण रूपेण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में नहीं टूट पाता है। और होता क्या है कि लैक्टिक अम्ल पेशियों में बनने लगता है, और लैक्टिक अम्ल जब बन जाता है तो पेशियां अकड़ जाती हैं और ऐसे थकान महसूस होने लगती है, ऐंठ जाते हैं वो। और जब थोड़ी देर बैठ लिए तो वही लैक्टिक अम्ल जो बना हुआ था, आप सांस लेते गए तो लैक्टिक अम्ल जो बना वो धीरे धीरे उसका अपघटन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बन गई और आप फिर रिलैक्स कर गए, एकदम बढ़िया सब चंगा फ्रेश। तो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये सब दैनिक जीवन में है, इन सब का उपयोग आप लोग जानते भी हो अच्छी तरीके से। ये जो आपको बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है साइट्रिक एसिड का, CH2COH, CH यहाँ पे मैंने बताया था OH, और फिर ये क्या ऐसे चाहे लग दीजिए CH यहाँ पे फिर ब्रैकेट में OH, इसको मैंने लिखवाया भी है फार्मूला को, CH फिर ये CH2COH। ये एक प्रकार का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये पाया कहाँ जाता है, यह नींबू
संतरा मौसमी क्या होती है? मौसमी। ये आप जान लीजिए, नींबू, संतरा, मौसमी, और एक होता है आपकी जामुन, ब्लैकबेरी आदि खट्टे फलों में पाया जाता है। आदि खट्टे फलों में क्या होता है? पाया जाता है। एकदम विधिवत तरीके से समझेंगे, पढ़ के चलेंगे तो कोई चीज नॉलेज एक ऐसा होता है कभी व्यर्थ नहीं जाता है भैया। और फिर इसका उपयोग हम आपको बता दे रहे हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, जामुन आदि में पाया जाता है। अगला चीज क्या हुआ करता है? इसका सबसे पहला उपयोग होता है जल के शोधन में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये चीज आप ध्यान दीजिए, पहला इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जल के शोधन में किया जाता है। और दूसरा उपयोग ये खट्टा होता है, तो भोजन एवं जो पेय पदार्थ होते हैं, जो ड्रिंकिंग मैटर हुआ करते हैं, उन सब में खट्टास उत्पन्न या खट्टापन लाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग क्या हो गया? जल के शोधन में, और दूसरा उपयोग हो जाता है भोजन एवं पेय पदार्थों में क्या? खट्टापन या खट्टेपन को उत्पन्न करने में। अभी आप नींबू को देखिए खुद, आप लोग, दूसरे की मैं बात नहीं करता हूं। नींबू को आप लोग क्या किया करते हो? पानी में मिला करके आप उसमें खट्टापन उत्पन्न कर लेते हो, ड्रिंक कर जाते हो। भोजन में जैसे कुछ लोग इसको आप देखते हो भोजन के साथ भी यूज किया करते हैं नींबू को। तो ये तो पहला हो गया। और दूसरा चीज प्यूरिफिकेशन क्या हो गया? वाटर। तो ये आपको मैंने क्या बता दिया, एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जान लीजिए, जो आपकी जानकारी के लिए, बढ़ाने के लिए। सोडियम बेंजोएट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाद्य परिरक्षक के रूप में ये पूछा गया, इसलिए इसको मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा सब लोग। और ऐसे ये फेरस ऑक्जेलेट है, एक सोडियम ऑक्जेलेट होता है, उसका भी उपयोग दाग को हटाने पे किया जाता है, जैसे दाग वो लग जाता है उसका भी उपयोग। और सिट्रिक एसिड तो मैंने बता दिया कि नींबू, संतरा, इसीलिए एक फैमिली है साइट्रेसी फैमिली, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो वहां पे आपको पता है साइट्रेसी एक फैमिली बन गई है, उसमें जितने भी खट्टे फल वाले हैं सब उन्हीं को रखा गया है, इसीलिए इसका नाम साइट्रिक एसिड नाम रखा गया है। एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करता है। अगला हम आपको बता रहे हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो हुआ करता है, जान लीजिएगा, अगर हम इसके फार्मूले की बात, लैक्टिक एसिड, पाइरुविक एसिड, दोनों एक ही चीजें होती हैं, सब आइसोमर एक दूसरे के। मिटा दो भैया, मिटा दे रहा हूं। लैक्टिक एसिड लास्ट है ये। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3CHOH और फिर COOH, यही है अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड। तो जो ये लैक्टिक एसिड है, अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो जो हुआ करता है, लैक्टिक एसिड जो होता है, सबसे पहली चीज, जब दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। दूध के खट्टे होने पर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है उसमें। अगर आप पूरी कहानी सुना दें तो पूरी कहानी क्या है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो दूध होता है उसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, और दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है। तो जब हम दूध कच्चा रहता है उसको ऐसे लगा करके रख दिए, तुरंत रखे हैं दूध को, तो उसमें क्या होता है? यही लैक्टोज शर्करा जो होती है, बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को खराब कर देता है। तो जितनी प्रोटीन होती है वो अलग हो जाती है, और पानी आपका जो उसमें होता है अलग हो जाता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है, फट जाता है, और वो लैक्टिक एसिड होता है। तो दूध के खट्टे होने पर भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड, या दही बदल जाता है तब भी लैक्टिक एसिड। और अगली चीज क्या हुआ करता है, इसका जो सबसे मैंने अभी बताया कि आपको, कि अगर मांसपेशियों में, कहां पे भैया? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से, लैक्टिक अम्ल के क्या होने से? एकत्र होने से थकान
उत्पन्न हो जाती है। लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से क्या उत्पन्न हो जाती है? थकान उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, हमने आपको फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड थे सभी का हमने आपको सोर्स भी बताया थोड़ा थोड़ा, जो भी हमसे बन चुका, जो भी हम समझा पाए, जो हमने सीखा था अभी तक, वो आपको पूरा सिखाने का हमारा पूरा प्रयास था आप लोगों को। और पूरा हमने इसको क्या किया, बताने का भी प्रयास किया। आप इसको बढ़िया तरीके से समझें। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे, आप दिमाग में बैठा लीजिए, उतना ही अच्छा आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बातें आपको फिर उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती हैं। तो मैंने आपको जैसे लेक्चर के प्रारंभ में ही बताया था कि आज मैं इसका क्या करूंगा, एक आपको पूरी एकदम विधिवत तरीके से इसकी क्या बताऊंगा, आपको केमिकल प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी को बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले समझिए कि एक पेज नहीं तो आप 2 पेज जैसे भी आप एडजस्ट कर पाइएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, एक बार तो सिखा दे रहा हूं आपको, उसके बाद आपका करना कर्तव्य है। जिसे बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ऐसे विद्यार्थियों का पढ़ना भी जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम जो बताते हैं उसको अपने जीवन में उतारना भी अधिकार है। तो कैसे इसको हम बनाएंगे भैया, थोड़ा हमारी प्रयास को देखिए। हमारा प्रयास कैसे किया जाता है, एक छोटा सा प्रयास है। अब जैसे हम इसको छोटा सा एक प्रयास में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जान लीजिएगा, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, यही बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे लिख दे रहा हूं, छोटी सी प्यारी सी कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुण का सारांश बताने जा रहा हूं, निचोड़, निष्कर्ष या निष्कर्ष ही बता दे रहा हूं। निष्कर्ष कैसे इसको आप समझ लेंगे, एक ब्लैक एंड व्हील की तरह। अब जैसे मैंने एकदम छोटा सा एक प्यारा सा खूबसूरत एग्जाम्पल लिया, ये आपका है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही है द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ रिएक्शन हाइड्रोजन के कारण, कुछ अल्कोहल के कारण, कुछ कीटोन के कारण, सब अलग अलग रिएक्शन थे। तो एक एक करके बता रहा हूं। अब ऐसे देखिए, इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सबसे पहले मैंने कराया था, अगर आपको याद हो तो मैंने इसका रिएक्शन सबसे पहले जल के साथ कराया था। और जब जल के साथ कराया था तो यहाँ पे आपने देखा था क्या मैंने आपको मिला था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते थे तो हाइड्रोगोनियम आयन, और यहाँ पे बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, और क्या बनता है ये, हाइड्रोगोनियम आयन। इसमें से H निकल जाता है और यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता था। दूसरा इसका रिएक्शन मैंने बताया था सोडियम मेटल के साथ प्लस। आप जब सोडियम मेटल के साथ किए थे तो क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस निकली थी, चाहे आप उधर लेके चलिएगा, प्लस का मतलब इसके साथ ऐड हो रहा है यहाँ तीर के ऊपर। अब जब इसके साथ इसकी हाइड्रोजन के साथ सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया की गई थी तो यहाँ बना था RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और कौन सी गैस बाहर हुई थी, हाइड्रोजन गैस। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप R का मान H रखिए तो यहाँ H बनेगा। देखिए कितना अच्छा, पूरा एकदम कंटास, एकदम देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई तरीका है नहीं रिएक्शन को समझने का। यहाँ R का मान H रखिए, यहाँ H मिलेगा। R का मान CH3 रखिए, यहाँ CH3 मिलेगा। R का मान C6H5 रखिए, C6H5 मिलेगा। ये हो गया। अगला रिएक्शन ऐसे लगे रहो मुन्ना भाई। अब यहाँ पे इसको अगर आप किसके साथ कर दीजिए, NaOH के साथ। अब अगर NaOH के साथ करोगे तो यहाँ पे फिर वही बनेगा RCOONA, लेकिन अब की बार जल निकलेगा, ये देखिए। और फिर अगर आप अब की बार NaOH से किए हो तो अगला रिएक्शन इसका किसके साथ कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ करोगे तो मैंने बताया था फिर यहाँ बनेगा
RCOO सोडियम का सॉल्ट फिर बनेगा। और अब की बार लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बाहर होगी, जल बाहर होगा। अब R का मान यहाँ रखिए, H यहाँ H लीजिए, R का मान CH3 रखिए, यहाँ CH3 लीजिए, R का मान यहाँ C6H5 रखिए, यहाँ C6H5 लीजिए। तो इतनी कंटास तरीके से भी जो बच्चे पढ़े हैं पूरा रिएक्शन को, वो इसको अगर देखेंगे ना तो यहाँ से पूछे गदगद हो जाएंगे, एकदम खुश हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर यहीं से लीजिए जनाब, अब की बार यहाँ प्लस लगा के रखियो। अब की बार हम इसको प्लस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ NaHCO3। और ये क्या है, NaHCO3 का मतलब क्या है आपका, थोड़ा सा रुक जाओ, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। यहां पे लिखता हूं NaHCO3 प्लस, मतलब इसके साथ रिएक्शन, और अब क्या बनेगा RCOONA, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो की बाइकार्बोनेट है, और फिर क्या निकलेगी, जल। ये देखिए जितना भी रिएक्शन मैंने बताया है ये ड्यू टू किसके कारण बताया, हाइड्रोजन के कारण। अब आइए थोड़ा सा अगला रिएक्शन आप समझने का प्रयास कीजिए। ये तो हाइड्रोजन के कारण हो गया। अब इसमें कुछ हम इसका एल्कोहल के साथ रिएक्शन बता रहे हैं। अब इसे इसका एल्कोहल के साथ में देखिए इधर चल रहा हूं, तुम मिट जा रही हो, इधर ही आओ। सबसे पहले PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ। जब इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करोगे तो बनेगा क्या, मेरी बात याद रखिएगा, RCOCl पहली चीज, दूसरी चीज क्या निकल जाता है, HCl, यही बनेगा अम्ल हैलाइड या अम्ल क्लोराइड। अब ऐसे ही जैसे PCl5 से किए हो ऐसे ही इसका रिएक्शन हो सकता है किसके साथ, यहां प्लस लगाई हो, PCl3 के साथ। और जब PCl3 के साथ करोगे तो फिर वही बनेगा R, यहां पे होगा COCl और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, H3PO3। अब R का मान H रखो, यहाँ H पाओ, R का मान CH3 रखो, यहाँ CH3 पाओ, R का मान C6H5 रखो, यहाँ C6H5 पाओ। तो जो रखोगे वही पर प्रोडक्ट मिलेगा। अभी एक इसमें और है, और वो क्या है, R की वैल्यू अब की बार रख दीजिए SOCl2, सल्फोनिल क्लोराइड। और जब सल्फोनिल क्लोराइड करोगे तो यहाँ फिर वही मिलेगा RCOCl। ये सब अम्ल हैलाइड है, जान लीजिए, नाम आपको आना चाहिए। और प्लस कौन सी गैस बाहर होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बाहर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो किसके कारण हो गया, आपके एल्कोहल के कारण। और अगर आप लिखना चाहते हो भी तो इसमें एक है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब क्या होता था, जब इसकी अभिक्रिया आप एल्कोहल के साथ करा लीजिए, किसके साथ, एल्कोहल के साथ। थोड़ा तिरिया बड़ी हो जाओ तब फिर मजा आ जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, इसकी तीर थोड़ा और बड़ी करेंगे ऐसे, प्लस ROH। ये क्या है, एस्टरीकरण है। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरीकरण करोगे तो बना था, क्या बता रहा हूं, RCOOR-, इसको R- करके रखिएगा, और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, H2O, एस्टर बनता है, और ये बनता है, जान लीजिएगा। फिर आपको मैंने एक रिएक्शन बताया था कि अगर आप चाहिए तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दीजिए, एसिड के एक अणु के साथ। और अगर आप एसिड के एक अणुओं के साथ इसकी अभिक्रिया करा देते हो, और किसकी उपस्थिति में, P2O5 की उपस्थिति में, तो जब एसिड का 2 मॉलिक्यूल लेकर के P2O5 की उपस्थिति में क्रिया करते थे तो आपको बनता था, क्या जानते थे, एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड का निर्माण, जो बच्चे पूरा रिएक्शन समझे उनको एकदम विधिवत समझ में आएगा। ये रिएक्शन उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारी क्लास को कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, और पर डे एकदम विधिवत तरीके से होमवर्क कर रहे हैं, और एक एक रिएक्शन को समझ रहे हैं, उन्हीं को एकदम पूरा समझ में आएगा। ये नींबू की तरह निचोड़ दिया है मैंने, इसको जान लीजिएगा। यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, इसमें बनेगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला कैसे लिखते हो, RCOO का होल ट्वाइस, और फिर यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये एनहाइड्राइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्या हो गया, ये एनहाइड्राइड का निर्माण हो गया। अगला रिएक्शन अब इसका मैं बताने जा रहा हूं, आप किसके साथ जानते हो, इसका रिएक्शन करा दीजिए अमोनिया के साथ, NH3। जब अमोनिया के साथ कराओगे तो मैंने बताया था बनता है अमोनियम का सॉल्ट, तो यहां बनेगा NH4। क्या है ये, NH4। और अब इसको आप लोग गर्म कर दीजिए तो आपको मैंने बताया था कि क्या बन जाता है, एमाइड। RCO, थोड़ा उधर चलो, हम
हमारे पास पहुंच जाओ ना, RCONH2। जब इसको आप गर्म करोगे राजू, आप रिएक्शन जा करके देखिएगा, वही सब बता रहा हूं पूरा। अब यहां से अगर अमोनिया के साथ आप क्रिया करोगे तो एक अमोनियम एसीटेट बनेगा, और उसको अगर हेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका एसिटामाइड बन जाएगा या एमाइड बन जाएगा, ये करता है। तो ये अमोनिया के साथ भी रिएक्शन हो गया। अब अगला रिएक्शन थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने एक रिएक्शन बताया था आपको कि इसमें क्या हुआ करता है, आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या हुआ करता है, उसका एक स्टेप थोड़ा हमको बढ़ा के चलना पड़ेगा। डीकार्बोक्सिलेशन में पहले इसका क्या हुआ करता है, बनाया क्या जाता है साल्ट। अब जैसे ये सोडियम साल्ट बन गया, अब इस सोडियम साल्ट का रिएक्शन आपने किसके साथ किया था, सोडा लाइम के साथ। ये तब बनेगा जब इसमें से किसी एक से भी बना लीजिए, किसी एक से देख लीजिए भाई, अगर इसकी अपक्रिया आप NaOH से करा लो तब भी साल्ट बनेगा। ये भी बीकार्बोक्सिलेशन याद करो, ये जो रिएक्शन मैंने बताया था बीकार्बोक्सिलेशन, वो रिएक्शन शुरू कहां से होता है, आपका साल्ट से शुरू होता है, इसलिए बीकार्बोक्सिलेशन बताया, यहां से समझिए। लेकिन अगर बीकार्बोक्सिलेशन लिखोगे तो यहाँ पे है। अब क्या हुआ करता था, यहाँ पे जब NaOH प्लस CaO, ये क्या है आपका सोडा लाइम, तो आप इसके साथ गर्म करोगे तो यहाँ बन जाएगा RH, और RH क्या है आपका एल्केन, और प्लस क्या है ये Na2CO3, ये आपका बन गया। दिखाई दे रहा है कुछ ना आपको, ये क्या बन गया आपका एल्केन बन गया, और ये हाइड्रोकार्बन है। अब आप एसिड की अपक्रिया आप पहले साल्ट बनाइए, साल्ट का सोडा लाइम के साथ गर्म कर दीजिए, और सोडा लाइम जब गर्म करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये एल्केन बन जाता है। तो ये भी एक तरीका है इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। अभी अब कौन बचा है, अभी बची है स्मिट अपक्रिया। कौन सी बची है, स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूंगा। स्मिट अपक्रिया में क्या किया जाता है, इसकी भी साल्ट लिया जाता है, सॉरी पहले इसकी अपक्रिया किसके साथ की जाती है, स्मिट अपक्रिया में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ N3H के साथ, और जब की जाती है तो यहाँ बनता है RNH2, मतलब एमीन बनता है, और प्लस बाहर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस बाहर होती है, नाइट्रोजन गैस बाहर होती है। ये बन गया, जान लीजिएगा। अभी एक रिएक्शन और हमारा मन कर रहा है लिखने के लिए, वो है हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया में पहले इसकी अपक्रिया सिल्वर धातु से की जाती है, तो जब सिल्वर धातु से की जाती है तो यहाँ बन जाता है आपका RCOOAG, सिल्वर का सॉल्ट, और इस सिल्वर के सॉल्ट की अपक्रिया ब्रोमीन द्रव से कर दी जाती है। तो जब ब्रोमीन द्रव से की जाती है तो यहाँ बन जाता है RBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो R प्लस क्या बनता है AgBr, ये जान लीजिए। और ये क्या है, हुंस-डीकर अपक्रिया है। एसिड की अपक्रिया सिल्वर से कराइए तो सिल्वर साल्ट बनेगा, और सिल्वर साल्ट की ब्रोमिनेशन कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है, हुंस-डीकर अपक्रिया मिल जाती है। क्या मिल जाती है, हुंस-डीकर अपक्रिया मिल जाती है। तो ये सारा देखिए एकदम पूरा रील्स की तरह हम आपको पढ़ा देंगे, एकदम बैगन रील्स, ऐसा रिएक्शन न देखे अभी तक, समझ में आया। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसको और आप बना सकते हो। अभी जैसे मैंने एक रिएक्शन अभी मेरे मन को और कर रहा है लिखने के लिए, वो मेरा मन क्या है, ये देखिए, आइए ध्यान दीजिए, इधर ही लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा इधर आते हैं, थोड़ा इधर स्पेस है। अब आप क्या कीजिए, इसकी अपक्रिया अगर आप पहले क्लोरीक्स से करते थे हाइड्रोजन के साथ ना, तो आपको मालूम है कि X2 से जब करोगे तो यहाँ मिल जाता था क्या आपका R, यहाँ पे मिल जाएगा CH, और अगर आप इसको जो HBZ रिएक्शन है यहाँ पे करोगे तो ये RCH, और फिर यहाँ क्या मिल जाएगा X, और फिर ये COOH, और फिर HX क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। अब ऐसे आप इसको और डिटेल में लिख सकते थे, मोनोक्लोरो बनेगा, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राई, लेकिन ये इतना। इसके बाद फिर एरोमेटिक वाला भी एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन एरोमेटिक वाला इसमें अभी आप करोगे तो अब कहाँ करोगे आप लोग, तो आप देखिए मैंने क्या किया, पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने रख दिया। यहीं से देखिए अब कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज की जा रही हैं, कोई यहाँ से जा रही है। सबसे पहले मैंने जल के साथ अपक्रिया किया तो हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण हुआ, उसके बाद मैंने Na से किया तो सोडियम का साल्ट बना, फिर NaOH से किया तब सोडियम का साल्ट बना, और फिर मैंने सोडियम कार्बोनेट से किया तो सोडियम का साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। सोडियम बाइकार्बोनेट से करोगे तो सोडियम का साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। फिर आपको मैंने एल्कोहल वाला रिएक्शन बताया, क्या बताया,
कि अगर आप PCl5 से करोगे तो अम्ल क्लोराइड बनेगा, PCl3 से करोगे तब भी अम्ल क्लोराइड बनेगा, और ROH मतलब एस्टरीकरण करोगे तो ये एस्टर बनेगा, सल्फोनिक क्लोराइड से करोगे तब भी अम्ल हैलाइड बनेगा, अमोनिया से क्रिया करोगे तो ये अमोनियम साल्ट बनेगा, फिर गर्म कर दोगे तो एसिटामाइड बन जाएगा। और फिर अगर इसके दो अणुओं को आप क्या करते हो, गर्म करते हो P2O5 के साथ, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है। और फिर इसका बी कार्बोक्सिलेशन बताया, अगर बी कार्बोक्सिलेशन करोगे इसका तो आपको क्या मिल जाएगा, पहले सोडियम का साल्ट बनेगा, फिर सोडियम के साल्ट का बी कार्बोक्सिलेशन कर दीजिए तो आपको हाइड्रोकार्बन या एल्केन मिल जाएगा, जान लीजिएगा। और अभी एक कार्बोनिक वाला तो मैंने रिएक्शन बताया ही नहीं, अगर आप कार्बोनिक वाला लिखना चाहते हो तो ऐसे तीर जाने दीजिएगा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसका अपचयन जब करोगे, और जब अपचयन करोगे तो दे आर कन्वर्ट इनटू प्राइमरी एल्कोहल। ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये अपचयन है, क्या है ये, यहाँ पे अपचयन होता है। और जो अपचयन वाला इक्वेशन है मैंने बताया था वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा क्लियर करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे LiAlH4 लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, LiAlH4, और इसके आगे यहीं पे चाहे कहीं लिख दीजिएगा, थोड़ा हाथ तिरछा हो जा रहा है, इसको कह सकते हो 4H, 4 हाइड्रोजन के साथ करोगे तो आपका ये एल्कोहल भी मिल जाएगा। आप टॉलर रीजेंट के साथ भी दिखा सकते थे, तो ये आपकी बता दिया। फिर ये स्मिट अपक्रिया है, ये कौन सी अपक्रिया है, स्मिट अपक्रिया है। स्मिट अपक्रिया में आप एसिड को हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ करते हो तो एमीन प्राप्त होता है। फिर ये कौन सी अपक्रिया है, ये आपकी हुन्स-डीकर अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है ये, हुन्स-डीकर अपक्रिया है। ये आपकी कौन सी अपक्रिया को इंडिकेट कर रहा है, HBZ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे ही जान लीजिएगा ये किस रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये एस्टरीकरण को इंडिकेट कर रहा है। इसको इंडिकेट कर रहा है, एस्टरीकरण को इंडिकेट कर रहा है। तो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड हमने उठा के आपके सामने रख दिया, यहाँ पे देख लीजिए और कुछ समझने का प्रयास कीजिए एकदम विधिवत तरीके से। और अगर एकदम बढ़िया से कंटास समझ में आ रहा है तो एक बढ़िया से प्यारा सा खूबसूरत कमेंट कीजिए। मैं अभी एक देख रहा था, तो एक मोबाइल पे गाना आ रहा था, उसमें अलका याग्निक ने गाया हुआ है, कहवा गई लरी कैया हो तनी हमके बताई दिया, कहवा गई लरी कैया हो तनी हमके बताई दिया, हमका बताई दे तनी हमका बताई दिया, हम तो पड़ी तोरी पैया हो तनी हमके बताई दिया, कहवा गई लरी कैया हो तनी हमका बताई दिया, हम तो परी तोरी पैया हो तनी हमके बताई दिया। बचपन के दिन बहुत प्यारे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। आज हम भी जब बच्चों को कभी बैग लेकर के या कहीं खेलते हुए देखते हैं कुछ, तो हमारा भी मन होता है और हम बहुत खुश होते हैं कि काश हम भी बैग लें और बैग लेकर के स्कूल जाएं और एक प्यारा सा हमारा गुरु हो अच्छा सा और वो हमको पढ़ाए, और जब हम किसी भी प्रकार की शरारत करें तो हमें कायदे से जान लीजिए सजा दे, और जिसके कारण हम सुधरें। तो इस तरीके से ये आज की क्लास यहीं पे हम क्लोज किया करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद आज का आपका ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला जो इतना प्यारा सा बड़ा सा खूबसूरत सा चैप्टर था, यहाँ से ये समाप्त हुआ करता है। और अब हम आपको एक नए चैप्टर के साथ एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू, धन्यवाद।